We have problem statement, exercise 2.16. Show that the normal component of electrostatic field has a discontinuity from one side of the charged surface to another is E2 minus E1 unit normal vector equal to sigma upon epsilon naught. Show that just outside the conductor the electric field is sigma upon epsilon naught normal vector. And this is the second part. We will deal with this matter with this part a little later. First we will complete this part and then after that we will focus on this part. ठीक है, तो ये हमारा एक मेटालिक शीट है जो कि बिल्कुल कंडक्टर है और इसमें चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. तो मान लिया इसको आप ऐसे विजुलाइज करो, ये हमारा कंडक्टर है, इस साइड भी चार्जेस हैं, इस साइड भी चार्जेस हैं, इधर भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इधर भी है ना. अभी क्या है कि इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, वो देखते हैं क्या होता है, और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए. एक्चुअली ये और ये जो है ज़ीरो होगा, वो हम लोग देख लेंगे. तो वंडरफुल. तो अभी मान लिया r डिस्टेंस पे एक हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है. और इसको थोड़ा डील करते हैं. तो इसमें नॉर्मल वेक्टर कहाँ पर होंगे? एक तो इधर होगा, एक इधर होगा, इस तीसरा नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? वो इधर होगा. और चौथा नॉर्मल वेक्टर या फिर इधर जो है जो भी है वो इधर होगा, ठीक है. हमें नॉर्मल वेक्टर जो है, नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, जो सरफेस है उसका परपेंडिकुलर. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हर पॉइंट की जो भी पॉइंट है उसके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, ठीक है. तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वही हम कंसिडर करते हैं. उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है हमेशा उसको हम जीरो मान के चलते हैं, ठीक है. यही हमारा अभी तक तो गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा यही है. इसी तरीके से हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज भी किया है और हमारी अप्रोच भी वैसी ही रही है, ठीक है. अभी तक यहाँ तक की तैयारी तो आपको समझ में आ गई. तो एक काम करो आप, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा? तो समेशन ऑफ ई डॉट डी एस हमें कैलकुलेट करनी है इस डायरेक्शन में. ये जो हमारा जो सरफेस हमने बनाया हुआ है इसके इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. तो अभी आप ये देखो, ये चार्ज, ये हमारी मेटालिक शीट है और हमने इसकी जैसे मान लिया कि ये मेटालिक शीट है और हमने यहाँ पर ये सिलेंडर हमने बनाया हुआ है, एक गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है. तो ये वाली जो साइड होगी इट विल बी along the surface ऑफ द मेटालिक शीट, ठीक है ना. अगर ये सिलेंडर हमने बनाया हुआ है तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा, इस सरफेस का जो नॉर्मल है इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मेटालिक शीट, है ना. ठीक. तो इस ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा,
क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब आप ये देखो, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी हमारी इस साइड में होगी और इस साइड में होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई डॉट डी एस में हम जो है नॉर्मल कंपोनेंट n3 और नॉर्मल कंपोनेंट जो है नॉर्मल वेक्टर n4 उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ई डी एस n1 प्लस E1 ds ठीक है, इसको आप गौर से देख लो। हमने ई डी एस एन टू और E1 ds n1 हमने कंसिडर किया, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ई डॉट डी एस? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 n2 प्लस E1 n1। हमने इसमें से ds हमने कॉमन ले लिया। ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ds जो है, जो हमारा जो एरिया है, ये जो पूरा पोर्शन का जो हमारा एरिया है उसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी क्या करना है कि E2 n2 प्लस E1 n1 क्यू इन अपॉन ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। द न्यूमरेटर पार्ट इज नथिंग बट आवर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अभी आप ये देखो, बिल्कुल यहां पर सिमेट्री है। इस साइड में जो हमने सरफेस लिया हुआ है और इस साइड में जो हमने सरफेस लिया हुआ है, ठीक है, इसमें बिल्कुल सिमेट्री है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द डायरेक्शन। जो हमारी इस सरफेस का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है और इस सरफेस का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर n1 की वैल्यू अगर हम n मानते हैं और n2 की वैल्यू भी अगर हम n मानते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है। हमने इस पोर्शन को जो है इस पोर्शन को हमने E2 माना हुआ है, ठीक है, दैट्स ओके। तो अभी क्या होगा, इसके नीचे मैं लिख देता हूं E2 माइनस E1 नॉर्मल कंपोनेंट वुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अभी इसमें एक और काम करना है कि शो दैट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके जस्ट बाहर हमको इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेटालिक शीट, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो चार्ज डेंसिटी पर हमारा डिपेंड कर रहा है। इस मेटालिक शीट के अंदर, अगर ये मेटालिक शीट है तो इस साइड में, अगर हम अभी इसी साइड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक गॉसियन सरफेस फिर से बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, E2 की वैल्यू हमारी इस पॉइंट पर होगी और E1 की वैल्यू जो है इसके अंदर होगी,
मतलब इस मेटालिक शीट के अंदर होगी, एंड द वैल्यू ऑफ E1 वुड बी 0। तो इस तरीके से जो है इन दैट सिचुएशन E2 विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमने E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर डाली। ठीक है, नाउ लेट्स move on the second part of the problem. Show that the tangential component of the E is continuous. तो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर डिसकंटिन्यूटी क्यों है। इस डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो, और इस डायरेक्शन में जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, हेंस दे आर डिसकंटिन्यूअस। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बहुत ही स्लो मैनर में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको सारी चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, वो आपको डाइजेस्ट हो जाए इजीली। इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जनरेट हो रही है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमने यहाँ पर विजुलाइज किया है। इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, मींस along the direction of the normal of the surface। अगर इसका जो along the surface, तो नॉर्मल ऑफ द सरफेस क्या है, वो इधर है ना, और सरफेस की डायरेक्शन क्या है, वो इधर है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, इट विल बी along the surface of the मेटालिक शीट। ठीक है, तो इस केस में अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को आप लेके जाते हो, तो इस पॉइंट पर भी हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से, अब मान लिया कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, और ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। ठीक है, तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इट विल बी जीरो, इट विल रिमेन जीरो, हेंस एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट यहां पर भी टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो है, और इस पॉइंट पर भी टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो है। तो यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर होगी वही यहां पर भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो दिस वाज शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द E इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसमें यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो हेंस वी कैन से दैट इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो होगा, और ये इट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारा, अगर हमारा E है तो कुछ इस ढंग से अगर हमारा ग्राफ बनेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपना चौक रेज करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2.16। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, और आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।